Hey everyone, in today's video I have something interesting for you. So interesting क्या है, आपको सिर्फ यही वीडियो देखना है और इसके बाद आपको इलेक्ट्रिसिटी की कोई भी वीडियो कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में जो क्लास 10th का चैप्टर है, इलेक्ट्रिसिटी में सबसे ज़्यादा जो पोर्शन एग्ज़ाम में पूछा जाता है या वो जिस पे ज़्यादा फोकस करते हैं वो होते हैं न्यूमेरिकल्स. एंड न्यूमेरिकल्स, एज आई टोल्ड यू इन माय प्रीवियस वीडियोस, के न्यूमेरिकल से बच्चे भागते हैं कि हमें न्यूमेरिकल ना करने पड़े, बाकी सब कुछ आ जाए हमारे पास एग्ज़ाम में. तो लेकिन आज हम वही करेंगे. तो न्यूमेरिकल के लिए जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, लाइक जो भी न्यूमेरिकल के लिए फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, यूनिट्स इंपॉर्टेंट है, जो टर्मिनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की, तो वो वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे. सो लेट्स स्टार्ट. आपको सिर्फ यही वीडियो देखना है. आई एम डैम श्योर कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे रिगार्डिंग फॉर्मूलाज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं. जो सबसे पहला टॉपिक आपकी बुक में आता है वो होता है इलेक्ट्रिक चार्ज का, राइट. तो इलेक्ट्रिसिटी में जो सबसे पहला टॉपिक पूछा जाता है वो होता है चार्ज. ओके अभी चार्ज को रिप्रेजेंट किसके साथ करते हैं? मेन क्या प्रॉब्लम है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की, वो ना थ्योरी बेस्ड टर्म्स नहीं लिखते. उन्होंने हर एक टर्म के लिए ना एक सिंबल दे दिया आपको, या हर एक टर्म के लिए अगर सिंबल नहीं है तो उन्होंने एक नोटेशन दे दी कि चार्ज को क्यू के साथ लिखा जाएगा, करंट को आई के साथ लिखा जाएगा, राइट. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कि हर एक चीज़ को आपको क्या याद रखना है कि जैसे चार्ज है, करंट, पोटेंशियल, जो भी पढ़ोगे आप इस चैप्टर में, सबको एक पर्टिकुलर नोटेशन दी हुई है उन्होंने, तो वो आपको ध्यान में रखनी है. तो चार्ज को रिप्रेजेंट करा जाता है क्यू के साथ. ओके तो अब चार्ज को रिप्रेजेंट क्यू से कर रहे हैं तो उसका एक आधा फॉर्मूला भी होगा, राइट. तो इसका फॉर्मूला हमारे पास है चार्ज इज इक्वल्स टू क्यू इज इक्वल्स टू एन इंटू ई. तो आपका सबसे पहला फॉर्मूला इस चैप्टर का बनता है क्यू इज इक्वल्स टू एन ई, राइट. सेकेंड टर्म जो इंट्रोड्यूस होती है इस चैप्टर में, दैट इज करंट, राइट. अब करंट से आपसे क्या पूछ सकते हैं? देखो चार्ज से ज़्यादा कुछ आता नहीं है एग्जाम में, कभी भी क्वेश्चन आ सकता है सिर्फ न्यूमेरिकल बेस पे, राइट. न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन होएगा, क्यू इज इक्वल्स टू एन ई फॉर्मूला लगेगा, वेयर यू हैव टू रिमेंबर दैट वैल्यू ऑफ ई इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. ओके वैल्यू मैं लिख देती हूँ यहाँ पे. ई की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. वैसे एग्जैक्टली इसकी वैल्यू होती है -1.6, बिकॉज आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज माइनस. ओके माइनस में होता है और नेगेटिव होता है चार्ज उसके ऊपर, तो यहाँ पे -1.6 आएगा. बट हमारी कैलकुलेशन में हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड सॉल्व करना होगा, मैग्नीट्यूड चाहिए होगा हमें. तो ई की वैल्यू यू हैव टू कीप इट इन योर माइंड. उसके बाद आता है करंट. अब करंट को रिप्रेजेंट करा जाता है आई के साथ. एज आई टोल्ड यू कि हर एक फिजिकल क्वांटिटी के लिए इन्होंने एक ना एक नोटेशन दे रखी है. तो करंट को आप लिखोगे आई के साथ. ओके तो अभी इसका भी फॉर्मूला होगा कोई ना कोई. तो करंट का फॉर्मूला होगा क्यू अपॉन टी. ओके चार्ज को अगर टाइम के साथ डिवाइड करते हैं तो हमारे पास करंट आता है. ओके इसकी जो थ्योरी बेस्ड वीडियो है ना, लाइक हर एक टर्म की पूरी डिटेल पूरी थ्योरी, उसके लिए अलग से वीडियोस बनाई हुई हैं मैंने. तो आप प्लेलिस्ट सर्च कर सकते हो 10th क्लास की, क्लास 10 प्लेलिस्ट. तो वहाँ पे आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी इलेक्ट्रिसिटी की, बहुत सारी. ओके तो ये मैं लेटेस्ट बना रही हूँ बिकॉज अभी न्यू सेशन स्टार्ट हो रहा है, तो बहुत बच्चे इस चीज़ को देख के थोड़ा घबरा रहे होंगे कि इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में ऐसा है क्या. ओके तो उसके लिए मेन जो फोकस होता है इस चैप्टर में वो हमारा रहता है न्यूमेरिकल के ऊपर. बिकॉज बोर्ड वाले ना जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है वहाँ से वो पर्टिकुलरली न्यूमेरिकल पोर्शन उठाते हैं. अगर क्वेश्चन डालने हैं तो डायरेक्ट न्यूमेरिकल के डालते हैं. हार्डली ये हो सकता है कि पार्ट्स में डाल के एक आधा पार्ट उसमें थ्योरी बेस दे सकते हैं, लाइक डेफिनेशन पूछ सकते हैं. जैसे मैं कह दूं कि डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट एंड साथ में नीचे मैंने उसका कोई न्यूमेरिकल डाल दिया. ओके तो एक तो ये हो गया. सेकेंड टर्म चलते हैं नेक्स्ट थर्ड टर्म पे, एंड दैट इज पोटेंशियल. ओके अब आपकी बुक में ना दो टर्म्स हैं, एक तो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एक है पोटेंशियल डिफरेंस. ओके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल थोड़ा हायर क्लास में चला जाता है, राइट. बट हाँ आपको डेफिनेशन उसकी पता होनी चाहिए. लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस आपका जो 10th क्लास का काम है वो उसमें चलेगा सारा. ओके जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है उसमें पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ोगे आप. ओके सो वेदर दे हैव रिटन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस, तो यहाँ पे आपके लिए सेम मीनिंग होगा. एंड पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करा जाता है वी के साथ. ओके वी सिंबल के साथ रिप्रेजेंट करा जाता है. तो इसका भी फॉर्मूला होगा, कॉस फॉर्मूला होगा. तो वी का फॉर्मूला हमारे पास होता है डब्ल्यू अपॉन क्यू. ओके तो वी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू. ये हो गया हमारा थर्ड फॉर्मूला, राइट.
नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट टर्म एंड अब देखो हमारे पास Q हो गया, I हो गया, V हो गया. ओके ये वर्क डन अपॉन चार्ज है, ये चार्ज अपॉन टाइम है, ये n हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन. ओके ये इसका फॉर्मूला हो गया. नाउ नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट आया था वो आया था ओहम्स लॉ का. ओहम लॉ में क्या बताया गया था, वहाँ पे ओहम ने बताया था कि करंट और पोटेंशियल आपस में कैसे रिलेट करते हैं. ओके तो उसने उसका फॉर्मूला दिया था. तो हमारा जो नेक्स्ट फॉर्मूला भी आएगा ना वो ओहम्स लॉ का आएगा. हमारा नेक्स्ट बुक में जो टॉपिक है वो भी ओहम्स लॉ का ही होता है. तो इसका जो फॉर्मूला आएगा नेक्स्ट देखो, ओहम लॉ का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल्स टू आई आर. ओके तो नेक्स्ट फॉर्मूला आपका हो गया V इज इक्वल्स टू आई आर. नाउ यू विल रेज अ डाउट कि यहाँ पे R क्या है ना. V और I तो हमने पढ़ लिया, I इज इलेक्ट्रिक करंट एंड V इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. तो यहाँ पे R क्या है, तो R इसने कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाया था अपने टॉपिक में ओहम लॉ में जब इसने एक्सप्लेनेशन दी थी. तो ओहम लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जितना भी करंट चेंज होगा है ना वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हो रहा है. ओके तो पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट. तो वहाँ से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के हमारे पास एक कांस्टेंट आता है, दैट कांस्टेंट इज R. और अब ये क्वेश्चन बढ़ेंगे आगे R के ऊपर है ना. अब R क्या चीज़ है तो वो आपको पता होना चाहिए. R इज रेजिस्टेंस. ठीक है जी, R होती है यहाँ पे रेजिस्टेंस, राइट. अब R अगर रेजिस्टेंस है तो ऑब्वियसली इसको R के साथ लिखते हैं रेजिस्टेंस को. ठीक है तो अगर आपके पास अब क्वेश्चन कोई न्यूमेरिकल आ जाए जिसमें आपको रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए बोल दे है ना, अब आप सोचोगे कि अब इसका अलग से कोई फॉर्मूला होगा. नो कोई अलग से फॉर्मूला नहीं है. आपको इन्हीं फॉर्मूले में से आपको रेजिस्टेंस निकालने. जैसे अब तक हमने सिर्फ इसी फॉर्मूले में रेजिस्टेंस पढ़ी है ना. तो हम क्या करेंगे, अगर R निकालना है तो V, अब I यहाँ पे मल्टीप्लाई में था उधर जाके डिवाइड में चला जाएगा. तो R इज इक्वल्स टू V अपॉन I एक नया फॉर्मूला बन गया. ओके अब मैं क्या करती हूँ, मैं बच्चों को कभी ऐसे अलग से इतने फॉर्मूले नहीं करवाती. जैसे मैं ये किसी को नहीं लिखवाती R इज इक्वल्स टू V बाई आई है ना. बच्चों के माइंड में क्या हो जाएगा, एक स्ट्रेस हो जाएगा कि R का फॉर्मूला अलग से लर्न करना है. नहीं वो ज़रूरत नहीं है. आपको एक बेसिक फॉर्मूला याद रखना है जहाँ से बाकी फॉर्मूले ओरिजिनेट होंगे, राइट. अब जैसे V इज इक्वल्स टू आई आर जिसको याद है तो उस बच्चे को ये चीज़ हमेशा याद रहेगी कि अब V इज इक्वल्स टू आई आर के क्वेश्चन में समटाइम्स ये हो सकता है कि I और R दिए हो सकते हैं, V निकालने को बोल सकते हैं. समटाइम्स ये भी हो सकता है कि V और R दिया हो सकता है, I निकालने के लिए बोल सकते हैं है ना. तो अब उसका अलग से थोड़ी याद करोगे कि I इज इक्वल्स टू V अपॉन R. अब आप कहोगे यहाँ पे I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T भी था, I इज इक्वल्स टू V बाई R भी था. तो इतना सब स्ट्रेस नहीं लेना, हमने कोई क्रैमिंग नहीं करनी, बस बेसिक फॉर्मूलाज याद रखने होते हैं. ओके तो V इज इक्वल्स टू आई आर में से अगर R निकालना आ गया तो V अपॉन I हो जाएगा. सिंपल, नो नीड टू क्रैम के ये भी एक अलग से फॉर्मूला है. ठीक है आप बस बेसिक V इज इक्वल्स टू आई आर याद रखना, राइट. तो वहाँ से चाहे V निकालने को बोले, I बोले, R बोले, वो आप निकाल दोगे अगर आपको फॉर्मूला याद है बेसिक V इज इक्वल्स टू आई आर, राइट. नाउ मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक. अब यहाँ से जब रेजिस्टेंस की बात चल रही है ना तो पूरा जो टॉपिक है ना वो रेजिस्टेंस के आसपास ही घूमेगा. अब आगे टॉपिक में क्या आएगा कि रेजिस्टेंस जो भी आप पढ़ रहे हो रेजिस्टेंस के बारे में, अब रेजिस्टेंस किसी फैक्टर पे डिपेंड भी करती होगी है ना. तो वो टॉपिक है आपका बुक में फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस. तो रेजिस्टेंस जिन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है वहाँ से एक फॉर्मूला ओरिजिनेट होता है, R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन A. ठीक है जी, तो ये फॉर्मूला एक और हो गया, R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन A. अब ये सिंबल क्या है आप सोचोगे, इस सिंबल को बोलते हैं रो. किसी ने इसको रहो नहीं बोलना, इट इज़ नॉट रहो, इट इज़ रो. ओके बुक में नहीं ऐसा लिखा होता है ऐसे पी के जैसे. ठीक है मैं इसको ऐसे लिखती हूँ तो नो प्रॉब्लम, आप ऐसे भी लिख सकते हो वैसे भी लिख सकते हो, सही जाएगा, गलत नहीं जाएगा. ओके लेकिन बोलते इसको रो है, लेकिन इसका खुद का भी तो कोई नाम होगा ना. तो इसका खुद का नाम होता है रेजिस्टिविटी. ओके रेजिस्टिविटी, राइट. इसको रेजिस्टिविटी भी बोल सकते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं, बिकॉज पर्टिकुलर कोई रेजिस्टेंस की वैल्यू जैसे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आप ऐसे याद रख सकते हो, या सिंपल रेजिस्टिविटी. ठीक है मैक्सिमम टाइम बुक में अगर कोई न्यूमेरिकल आता है, क्वेश्चन आता है तो उसमें वो रेजिस्टिविटी प्रेफर करते हैं लिखना, राइट. तो ये हो गया रेजिस्टिविटी, रो. अब आपके माइंड में क्या आएगा, देखो आपने सिर्फ एक फॉर्मूला ये लर्न करना है, R इज इक्वल्स टू रो L बाई A. ओके अब मान लो किसी क्वेश्चन में आपको रो फाइंड करना आ गया, राइट. तो भी कुछ बच्चे क्या सोचेंगे कि हमें रो का अलग से फॉर्मूला लर्न करना है, और अलग से फॉर्मूला अगर मैं बनाना चाहूँ तो क्या बनेगा, इसका फॉर्मूला बनेगा रो इज इक्वल्स टू R A अपॉन L.
अब ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, मैं कभी ये प्रेफर नहीं करती बच्चों को बताना कि इसको अलग से याद करो, नो, ये बेवकूफ़ी होगी थोड़ी सी, क्योंकि ऐसे अगर हम फॉर्मूले निकालने बैठ गए फिर तो बहुत सारे फॉर्मूले बनेंगे, ठीक है। ऐसे मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाली थी जिसमें मैंने आई थिंक 11-12 फॉर्मूले बताए थे इसके इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के, तो वो मैंने बेसिक जो मेन 12-11 फॉर्मूले थे वो बताए थे। तो बहुत से बच्चों के कमेंट्स आए हुए थे कि मैम सिर्फ 12 फॉर्मूले नहीं है, बहुत सारे फॉर्मूले हैं इसके, 15, 20, 21, पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ था। तो बेटा जी एक चीज़ का ध्यान रखना, वो जो 15, 20, 21 आप लोग बोल रहे थे ना, वो पता है क्या चीज़ होती है, वो ऐसे निकलते हैं फॉर्मूले कि इस फॉर्मूले में से मैंने रो निकाल दिया तो एक नया फॉर्मूला बन गया। अब ऐसे तो मैं एल भी निकाल सकती हूँ यहाँ से ना, तो लेंथ का अलग से फॉर्मूला आ गया, लेंथ का फॉर्मूला बन जाएगा आर ए अपॉन रो। एरिया का अलग से निकाल लो, एरिया इज इक्वल टू रो एल बाई आर, है ना, जैसे यहाँ पे था V इज इक्वल टू आई आर से R निकाल लो V बाई आई निकाल लो V बाई आर, है ना। तो ऐसे कितने सारे फॉर्मूले बनेंगे, तो वो थोड़ी सी फिर लाइक क्रैमिंग सी हो जाती है कि आपको सब फॉर्मूले रट्टा मारने पड़ेंगे, वो ज़रूरत नहीं है। मैं प्रेफर करती हूँ कि बेसिक फॉर्मूले लर्न करो, बाकी उनमें से खुद अपने अकॉर्डिंग बनाते जाओ जो भी आपको गिवन होता है, राइट। तभी मैं जब भी न्यूमेरिकल करवाती हूँ तो मैं यही मेथड बताती हूँ कि सबसे पहले राइट डाउन द गिवन डाटा एंड देन जो चीज़ फाइंड करनी है वो लिखो एंड देन थिंक अबाउट द फार्मूला, फिर आपको क्रैमिंग नहीं करनी पड़ेगी, राइट। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो अब ये अलग से मत लर्न करने बैठ जाना कि रो इज इक्वल्स टू दिस वन, देखिए बाकी इट्स डिपेंड अपॉन यू। तो मैं तो ये प्रेफर करूँगी कि एक बेसिक फार्मूला ये याद रखना आपने, ओके। तो इस फॉर्मूले का मीनिंग भी क्या है कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, राइट। सो यहाँ तक देखो सारा कुछ क्लियर है सबको, ओके। नेक्स्ट चलते हैं हम, इसके बाद जो बुक में टॉपिक आता है, अब रेजिस्टेंस की ही बात चल रही है तो इतनी जल्दी तो ख़त्म होगी नहीं, बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक है ये। तो अब रेजिस्टेंस के ऊपर ना क्वेश्चन क्या बनता है, मान लो आपको दो अलग अलग डिवाइसेस दे दी किसी क्वेश्चन में, सपोज एक फ़ैन है, ये एक लाइट है, ठीक है। तो ये लाइट और फैन की अलग अलग रेजिस्टेंस होगी, है ना, तो ये अलग अलग रेजिस्टर होगे ना, तो इनकी वैल्यू अलग भी हो सकती है, सेम भी हो सकती है। सपोज इसकी वैल्यू R1 है, इसकी वैल्यू R2 है ना। अब अगर न्यूमेरिकल आ जाए, कुछ भी फाइंड करने को बोलें, VI समथिंग कुछ भी बोल सकते हैं, तो अब आप क्या करोगे, तो क्या आप दोनों के अलग अलग VIs निकालोगे, है ना, या आप कैसे कोई एक वैल्यू ले लोगे, है ना। तो वहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि अगर दो रजिस्टर या उससे ज़्यादा रजिस्टर गिवन है जिनकी पर्टिकुलर रेजिस्टेंस की कोई वैल्यू है हमारे पास, ओके, तो उस केस में टोटल रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करनी है, ठीक है। तो अगला टॉपिक जो हमारी बुक में आता है वो होता है टोटल रेजिस्टेंस का। अब टोटल रेजिस्टेंस के केसेस दो हो सकते हैं, है ना, या तो मैं इन दोनों चीज़ों को सीरीज़ में लगा दूंगी, लाइट और फैन को, है ना, या मैं इन दोनों चीज़ों को पैरेलल में लगाऊंगी। अब पैरेलल का ऑलवेज मीनिंग ये नहीं होता कि ऐसे लगे होंगे पैरेलल में, ठीक है, प्रैक्टिकल मीनिंग समझना है। ये मैंने थ्योरी में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा हुआ थ्योरी वाली वीडियोज़ में, तो आप एक बार वो देखना कि सीरीज़ और पैरेलल का मीनिंग क्या है, ओके। फिलहाल मैं आपको फॉर्मूला बताती हूँ इसका। तो अगर रेजिस्टेंस इन सीरीज़ हो, है ना, अगर 2 और मोर रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो RS, मैंने S लिखा है जस्ट सीरीज के लिए, तो इसका फॉर्मूला बनता है R1 प्लस R2, ओके, सिंपल। मैंने दो रेजिस्टर्स कंसीडर करे, आप 3 होंगे तो R1 प्लस R2 प्लस R3 होगा, 4 होंगे तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 होगा, ओके। तो ये हो गया सीरीज वाले केस में, राइट। अब ये तो बिल्कुल सिंपल है। अब पैरेलल वाले केस में देखो, थोड़ा सा टेढ़ा है पैरेलल वाला केस। 1/RP, अब RP स्टैंड्स फॉर टोटल रेजिस्टेंस इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, ओके। तो यहाँ पे बनेगा 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा कैलकुलेशन का काम बढ़ जाता है और कुछ भी नहीं है। जिसको LCM आता है अच्छे से, जिसको मैथ अच्छा लगता है, फिजिक्स के साथ ना आपको मैथ्स के साथ प्यार डालना ही पड़ेगा अगर फिजिक्स पढ़नी है अच्छे से, बहुत खुश होकर और समझ के पढ़नी है, तो यू हैव टू लव मैथमेटिक्स, और कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। तो अगर पैरेलल में है तो 1/R1 प्लस 1/R2 होगा फॉर्मूला, ओके। तो यहाँ पे LCM वगैरह लेंगे, फिर सॉल्व करेंगे, लास्ट में आंसर का रेसिप्रोकल करेंगे, बिकॉज यहाँ पे भी हमें RP फाइंड करना है, 1/RP नहीं था, ओके। तो ये हो गया रेजिस्टेंस का टॉपिक, राइट। तो ये हो गए, काफ़ी टॉपिक हो गए हमारे कवर। अब चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा यहाँ पे, हाँ मेन टॉपिक है हमारा हीटिंग इफेक्ट, इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। अब ये टॉपिक्स ना एक साथ मिक्सअप होके बहुत से क्वेश्चंस बनते हैं इनसे, न्यूमेरिकल
हर बार या तो रेजिस्टेंस वाले केस से डाल देते हैं या फिर मैक्सिमम चांसेस होते हैं ये एनर्जी, पावर, हीटिंग इफेक्ट, ये सब टॉपिक्स को मिला के एक न्यूमेरिकल बनता है। तो मैं आपको नेक्स्ट फार्मूलाज बताती हूँ कि क्या होंगे हमारे पास। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको साथ साथ नोट डाउन कर लो। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास होगा, पहले हीटिंग इफेक्ट लिख लेते हैं, उसका सिंपल एक ही फॉर्मूला है हमारे पास। ओके, तो लेट्स सी नेक्स्ट टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट का। तो हीटिंग इफेक्ट है तो इट मीन्स हम हीट फाइंड करेंगे। तो हीट का फॉर्मूला होता है I²RT। ओके, H इज इक्वल्स टू I²RT। तो ये हमारे पास नेक्स्ट फॉर्मूला है। अब यहाँ पे चाहे हीट फाइंड करने को बोलें, चाहे वर्क डन बोल दें, चाहे एनर्जी बोल दें, तो वो सेम ही मीनिंग होता है। जैसे 9th में हम पढ़ते हैं ना कि वर्क डन और एनर्जी का मीनिंग ऑलमोस्ट सेम सा होता है। ठीक है, मीनिंग सेम का मतलब पता है क्या हो गया, जस्ट इन केस ऑफ न्यूमेरिकल्स, कि अगर न्यूमेरिकल में वो एनर्जी बोल रहे हैं फाइंड करने को, चाहे वर्क डन बोल रहे हैं, सेम मीनिंग होगा। ठीक है, इन केस ऑफ न्यूमेरिकल्स। थ्योरी में तो फिर थोड़ा कॉन्सेप्ट अलग चला जाता है। वैसे समझने के लिए मैं यही समझाती हूँ हमेशा बच्चों को, इजी काम करने के लिए, कि अगर न्यूमेरिकल में वर्क डन बोल रहे हैं या एनर्जी बोल रहे हैं या हीट बोल रहे हैं अब, तो वो सेम ही चीज़ होगी, क्योंकि हीट भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। फर्दर एनर्जी वर्क डन के साथ कंपेयर करा जा सकता है। तो हीट, वर्क, एनर्जी सेम चीज़ है। तो इसका फॉर्मूला होता है I²RT। ओके, अब नेक्स्ट में जो पावर की बात करी थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, पावर के ना बहुत सारे फॉर्मूले बनते हैं और वो सारे लर्न करने होते हैं। उसका ऐसा नहीं है कि एक दूसरे में से बना लिए जाएंगे, बना भी सकते हैं। ठीक है, डेरिवेशन है आपकी बुक में, 1-2 स्टेप्स में लिखी हुई है, बट यहाँ पे आपको मैं प्रेफर करती हूँ कि वो सारे एकदम से याद ही कर लो, है ना, उनको मैं अलग अलग ही काउंट करती हूँ। तो देखो हमारे पास क्या होगा, पावर इज इक्वल्स टू, जो बेसिक फॉर्मूला होता है पावर क्या होता है कि आप कितना टाइम कितने काम में कर रहे हो, है ना, या कितनी एनर्जी यूज हो रही है कितने टाइम में, तो होता है पावर। तो या तो मैं लिख सकती हूँ वर्क अपॉन टाइम, या मैं लिख सकती हूँ एनर्जी अपॉन टाइम, सेम ही चीज़ है। ठीक है, तो एक फॉर्मूला तो पावर का बन गया ये, एंड इट इज बेसिक फॉर्मूला ऑफ पावर, राइट, वर्क अपॉन टाइम या फिर एनर्जी अपॉन टाइम। नाउ मूविंग ऑन टू अनदर फॉर्मूलाज जो ड्राइव करे गए हैं ओहम्स लॉ से। ओके, तो देखो यहाँ पे पावर का एक फॉर्मूला बनता है VI, क्लियर, VI, तो ये आपको याद रखना है, पावर का एक फॉर्मूला हमारे पास होगा VI। अब ओहम लॉ से अगर मैं पावर के बाकी फॉर्मूलाज को ड्राइव करूं, है ना, तो मेरे पास पावर के 2 और फॉर्मूलाज आएंगे, I²R, एक तो ये बनेगा एंड एक बनेगा V² अपॉन R, राइट। तो एक फॉर्मूला ये आ गया हमारे पास। तो पावर के ये 4 फॉर्मूलाज हैं विच यू हैव टू रिमेंबर ऑलवेज। ओके, W अपॉन टाइम, or you can say energy upon time. Next one is VI, then another one is I²R and last one is V² upon R. Okay, अब कुछ क्वेश्चंस में क्या करते हैं, वो न्यूमेरिकल में डाल देते हैं कि हीट पर यूनिट टाइम फाइंड करो, हीट पर यूनिट टाइम कंज्यूम्ड बाय एनी बॉडी, या कुछ भी लिख सकते हैं, कोई ऑब्जेक्ट होगा, कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइस होगी। पर यूनिट टाइम जब बोलेंगे ना, तो बच्चे ना क्या करते हैं, ओवर एक्साइटमेंट में ना वो H ही फाइंड कर देते हैं कि हमें हीट फाइंड करनी है, वो सोचेंगे H फाइंड करना है तो I²RT लगा के निकाल देंगे। दैट विल बी रॉन्ग। ओके, अब रॉन्ग क्यों होगा ये ध्यान से समझो। उन्होंने बोला हीट पर यूनिट टाइम, तो अगर मैं इसी फॉर्मूले में जो टाइम है यहाँ पे उसको मैं उधर डिवाइड करवा दूँ, H/T कर दूँ, तो मेरे पास ये बनेगा I²R, है ना, ये चीज़ आ गई। अब ये एक अलग से फॉर्मूला बन गया, राइट, I²R। अब ध्यान से देखो, I²R किसका फॉर्मूला है, I²R इज इक्वल्स टू पावर, है ना, तो इट मीन्स मैं ये भी बोल सकती हूँ फिर हीट अपॉन टाइम भी पावर हो गया, है ना, हीट अपॉन टाइम भी पावर है। तो एक और फॉर्मूला बन गया हमारे पास, हीट अपॉन टाइम। और मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया कि चाहे वर्क आ जाए, एनर्जी आ जाए, हीट आ जाए, सबका मीनिंग सेम है। तो चाहे अब वर्क अपॉन टाइम हो, एनर्जी अपॉन टाइम हो, चाहे हीट अपॉन टाइम हो, सब पावर के इक्वल होते हैं। ओके, ये मैंने इसलिए स्पेशल अलग से बताया, अदरवाइज मैं यहाँ भी बता सकती थी। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, H/T हमारे पास पावर के इक्वल ही आ जाता है। ओके, सो कई बार वो कंफ्यूज करने के लिए लिख देते हैं बहुत कुछ, तो आपको ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है, राइट। सो यू मे टेक स्क्रीनशॉट। ओके, सो आई थिंक हमारा सारा चैप्टर ऑलमोस्ट कवर हो गया, कुछ बचा नहीं है हमारे पास। सारे टर्म्स, जितनी भी टर्मिनोलॉजी है यहाँ पे सारी कवर अप हो चुकी है। येस, ओके।
ओके, सो थ्योरी के लिए ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस मैंने अपलोड करी हुई इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की। स्टिल हम फिर से दोबारा स्टार्ट करेंगे, नया कंटेंट लेके आऊँगी मैं नई वीडियोस में, तो इसकी थ्योरी भी करेंगे। तो नेक्स्ट अगर कोई भी आपको पर्टिकुलर किसी टॉपिक पे या किसी चैप्टर में से कोई भी चीज़ आपको डाउट लगती है तो वो आप लिख सकते हो कमेंट सेक्शन में। आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स एंड डेफिनेटली गिव रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल। ओके, एंड नेक्स्ट ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए गाइस। थैंक यू सो मच, स्टे इन टच।